जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं कक्षा 10 10th के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। आप बहुत ही डिटेल से अच्छे से समझिएगा और यहाँ से आप हर प्रश्न का उत्तर बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत आवेश की यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो दोस्तों देखो, आप दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं यानी जितने कोई भी चीज़ है, जैसे मैटर ले लो, कोई भी द्रव्य है, वो तीन चीज़ों से ही मिल के बना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं या उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बस इसे ही चार्ज कहते हैं। किसी भी मैटर पर इलेक्ट्रॉन का आना और जाना, यही चार्ज है। अब इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझो, जब आप सर्दी में ऊनी कपड़े उतारते हो तो उनमें कुछ आवाज़ आती है, चट चट की आवाज़ आती है। जब आप बालों में कंघी करते हो तो कुछ आवाज़ आती है, कंघा आपके बालों को अपनी तरफ खींचता है, राइट। यही चार्ज है। अब इसका मामला क्या है कि इलेक्ट्रॉन का आना और जाना, तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले तो निगेटिव होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ रहते हैं? तो ये एक पूरे परमाणु को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उस नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल होते हैं, कक्षाएं होती हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं, नहीं घूमते रहते हैं, राइट। अब हमें ये समझना है कि अगर किसी चालक तार पर, जैसे ये चालक तार है, अगर इस चालक तार पर इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव है। तो निगेटिव चीज़ अगर किसी चीज़ पर बढ़ती जाएगी तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? निगेटिव यानी ऋणात्मक। और अगर किसी चीज़ पर निगेटिविटी घट रही है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस चालक तार से घट रहे हैं, तो इसका मतलब है ये चालक तार अब पॉजिटिव हो रहा है। इसको ऐसे समझो, जैसे आप पर किसी के 50 रुपये उधार हैं, तो अगर आप और 50 लोगे तो आप पे ब्याज, आप पे कर्जा तो बढ़ रहा है ना, तो निगेटिविटी बढ़ रही है। और अगर आपने उसमें से 20 रुपये दे दिए तो आप अब क्या हो रहे हो? आप कर्जा मुक्त हो रहे हो, मतलब अब पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो, राइट। अब हमें ये समझना है कि जो कंडक्टर वायर है, चालक तार है, ये चालक तार, कंडक्टर वायर, तो इसकी हमें नेचर तो समझ में आती है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होते ही ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही इन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये समझो कि जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसको डिस्कवर किसने किया था? किसने बताया इसके बारे में सबसे पहले? तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कूलॉम, और उन्हीं के नाम पर इसका यूनिट भी पड़ा, कूलॉम, राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? कूलॉम। अब समझो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि उस पर कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है या कितने कम इलेक्ट्रॉन है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। इसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, और फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q, यानी जो चार्ज होता है दैट्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एन इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एंड ई इज़ अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये कितने तरीके का होता है। तो आप ये सोचो कि आपकी सोच कितने तरीके की है। तो या तो आप पॉजिटिव सोचते हो, सही, या तो आप नेगेटिव सोचते हो, गलत, राइट। ऐसी किसी भी चीज़ के दो ही पहलू हो सकते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या क्या मामला क्या है? तो देखो, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर पास एक दूसरे के पास रखें तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेंगे। और अगर निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर यहाँ निगेटिव निगेटिव है तब भी रिपल करेंगे। कहने का मतलब है समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, राइट, और विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसको ऐसे समझो, क्या लड़के की शादी लड़के से हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या लड़की की शादी लड़की से हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन लड़का और लड़की, इनकी तो शादी हो सकती है ना, तो यहाँ पे तो अट्रैक्शन ही क्रिएट हो सकता है। तो बस ऐसे ही समझना है, इसको दिमाग में पूरी बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझो। अब देखो,
यहाँ पर क्या है कि यही जो चार्ज है, राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन का आना जाना है, मतलब ये जो आवेश का प्रवाह है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इनकी कोई ना कोई दर होगी, मतलब इस आवेश के प्रवाह की कोई ना कोई दर है। इसी आवेश प्रवाह की दर को, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब हम पहुंच गए विद्युत धारा पे। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा तो समझ में आ गई भाई, जो आवेश हैं यही आवेश जो चल रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है, इसकी जो दर है उस दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। अब विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, बट विद्युत धारा में दिशा और परिमाण तो दोनों होते हैं, राइट, बट ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है, राइट। इसी वजह से विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखो, हमें ये समझ में आ गया कि विद्युत धारा में आवेश प्रवाह हो रहा है, तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, राइट। इसका एक यूनिट तो एम्पियर होता है, दूसरा यूनिट यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम, और टाइम का क्या होता है? सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड भी हो सकता है, राइट। एक मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में चेंज करना चाहते हो तो 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, राइट। और एक माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁶ एम्पियर। अगर यहाँ एक पिको एम्पियर होता तो 10⁻12 हो जाता, एक नैनो होता तो 10⁻9 हो जाता, तो चेंज हो जाता, राइट। अब इस करंट को, ये जो करंट आ रहा है, मतलब जो आवेश प्रवाह की दर हो रही है, विद्युत धारा बन रही है, विद्युत धारा को मापने का काम कौन करेगा? मेज़र करने का काम कौन करेगा? तो इसे मापेगा अमीटर। जो हमारे घरों में विद्युत धारा मापने के लिए जो मीटर लगे होते हैं ना, इन्हें अमीटर कहते हैं। अमीटर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को माप रहा है, राइट। इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, सीरीज में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी खोज किसने करी थी? आंद्रोमेरी एम्पियर ने, राइट। किसने करी थी? आंद्रोमेरी एम्पियर ने। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि विद्युत धारा, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश हमें पता चल गया, पॉजिटिव निगेटिव दो तरीके का होता है, जैसे हमारी थिंकिंग होती है। प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपल यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और माइनस माइनस चार्ज भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस चार्ज माइनस चार्ज को जरूर आकर्षित करेगा, राइट। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर मैटर है, कोई मैटर में इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो रहे हैं तो वो इसी को चार्ज होना कहते हैं। अगर किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ पॉजिटिव हो रही है, और अगर किसी चीज़ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब वो चीज़ निगेटिव हो रही है, राइट। इसको आप ऐसे समझो, जैसे बैटरी चार्ज होना। बैटरी चार्ज होने का मतलब क्या? वहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं और वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ इकट्ठा हो गई है, राइट। इसे बैटरी का चार्ज होना कहते हैं। अब ये जो विद्युत आवेश है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू, यानी एन का क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? इतना होता है। इस आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। किस विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अमीटर का यूज़ करते हैं, राइट। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ तक की बात कंफर्म हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अल्फा कण पे आवेश यानी चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, इतना ही, बशर्ते वो पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। अब देखो, जैसे ये मेटल है, मेटल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, राइट, इधर, और करंट जा रहा है इधर। इसका मतलब हमें यहाँ से एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही धारा बहती है, राइट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक नाली है और इसमें इधर से पानी को जाना है, तो जब इसमें जो कचड़ा भरा है, जब ये इधर इधर हटेगा, जब ये आगे बढ़ेगा, तब तो ये इधर की तरफ जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही करंट फ्लो होता है। अब देखो, अगर किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश, कितना? 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, राइट, तो उस चालक तार में बहने वाली धारा को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए कि यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, राइट। अब समझते हैं वैद्युत विभव क्या होता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो दोस्तों, वैद्युत मतलब आवेश और विभव मतलब कार्य, राइट। आवेश को लाने में किया गया कार्य, इसको ऐसे समझो, एक आवेश है, कहाँ रखा है, अनंत पे। इस अनंत पे रखे आवेश को कहाँ लाना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया, उसी कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। देखो, किसी परीक्षण आवेश को या किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक या एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव V बराबर W/Q होता है फॉर्मूला। अब इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, जूल पर कूलाम, राइट, क्योंकि कार्य यह ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल और ये क्या है, कूलाम। वैद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, तो पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिभाषा यहाँ लिखिए, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। द वर्क डन इन bringing a unit positive charge from infinite to the inside of the electric field is called electric potential। अब समझो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, राइट। तो वैद्युत विभवांतर को आप समझो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अगर यहाँ से आवेश को उठाएं और यहाँ पे ले जाएं, राइट, तो भी कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य को कहते हैं वैद्युत विभवांतर। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यानी वर्क वैद्युत विभवांतर कहलाता है, राइट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पहुँच गए यानी वहाँ का विभव VB माइनस जहाँ से चले थे VA इक्वल टू W/Q0 हो जाएगा, राइट। अब देखो, 1 मिली वोल्ट का मतलब होता है 10⁻³ वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट का मतलब 10⁻⁶ वोल्ट। 1 किलो वोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट, और 1 मेगा वोल्ट का मतलब होता है 10⁻6 वोल्ट। अब समझते हैं वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आपने देखा होगा, जब किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हो, तार हो जाता है गर्म, तो तार क्या कर रहा है, धारा का विरोध। तो जो चीज़ धारा का विरोध करती है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, राइट। विद्युत धारा का विरोध जो चीज़ करती है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो जैसे आपका पंखा हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका चार्जर है, ये सब क्या है, विद्युत के प्रतिरोध हैं। विद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। ये मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, क्योंकि ओम ने इसकी खोज की थी, अभी ओम का नियम समझाएंगे। और दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, विभव का वोल्ट और I का एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर भी होगा। विद्युत प्रतिरोध कैसी राशि है, अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, यानी जिसमें दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण होता है। अब समझो कि विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड किस पे करता है। तो R इक्वल टू होता है ρl/A। यानी अगर किसी चालक तार की आप लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर किसी चीज़ का क्षेत्रफल आप बढ़ाओगे तो ये चीज़ जब बढ़ेगी ना, तो ये वैल्यू घटेगी, और जब ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। इसीलिए जो मोटे तार होंगे, राइट, वो देर में गर्म होंगे, और पतले तार जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि मोटे तारों का जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है। अब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, राइट। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। अब जैसे मान लो आप प्रेस लगाए पड़े हो और एकदम 2 रुपया मीटर वाला तार ले आए हो, तो उसका प्रतिरोध तो उसका क्षेत्रफल तो बहुत कम है ना, वो तो बहुत पतला तार है, तो उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तार बहुत गर्म हो जाएगा और तार पिघल के बेकार हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए आपको कोई अच्छा तार ही लेना पड़ेगा, मोटा, ताकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो। जब क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, राइट। अब समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो R इक्वल टू हमने पढ़ा ρl/A, ये फॉर्मूला। यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लो, तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ अपॉन में आ जाएगी, तो रो इक्वल टू RA/L हो जाएगा, राइट। तो यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का मीटर। तो मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, ओम मीटर, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। अब समझते हैं कि चालक क्या, कंडक्टर क्या होते हैं। तो चालक तार वे तार होते हैं दोस्तों जिनमें आवेश का प्रवाह, मतलब आवेश का प्रवाह यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, राइट। जिनमें आवेश चल सकता है, तो आवेश चल सकेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह हो सकेगा, राइट। जैसे कि चांदी सबसे अच्छा चालक है, राइट। चांदी जरूर याद रखना, क्योंकि ये
पूछा जाता है। अचालक क्या होते हैं? अचालक यानी नॉन कंडक्टर, जिसमें करंट ही नहीं फ्लो हो सकता है, जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, इसमें करंट जाएगा? नहीं जाएगा। अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अर्धचालक वो होते हैं जिनमें करंट जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, राइट। यानी ये चालक और अचालक दोनों की तरह से काम कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि समाज में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक जो एकदम सही बोलते हैं, एक जो पेवर झूठी बोलते हैं, और एक जो आपके मुंह पर आप जैसी और दूसरे के मुंह पे दूसरे की जैसी बातें करते हैं। उन्हें हम क्या कह देंगे? अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं, क्योंकि ये इसकी तरह, चालक की तरह और अचालक दोनों के तरीके के काम कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल याद रखना, जर्मेनियम, राइट। अब समझते हैं ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में याद रखो, जैसे किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर, उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभव तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। और वो नियत किसके इक्वल होता है? प्रतिरोध के इक्वल होता है। इसीलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। तो ओम का नियम नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन जो है, संयोजन है, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक बात ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम में क्या चीज़ समान रहती है। तो श्रेणी क्रम में सदैव धारा का मान समान रहता है और इसका फॉर्मूला R=R1 + R2 + R3 होता है। कैसे होता है अभी बताएंगे। इसमें R का मान मैक्सिमम मिलता है, यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, बल्कि समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान न्यूनतम मिलता है। और इसमें समान क्या होता है? वोल्टेज समान होता है। और इसका फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। अब समझते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम में क्या चीज़ समान रहती है? धारा का मान समान रहता है और आर का मान मैक्सिमम मिलता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि किस क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान अधिकतम हो जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान अधिकतम हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो देखो, ये हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़े। कैसे पता चलता है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है? तो देखो, जो सबसे पहला प्रतिरोध है उसके पीछे वाला जो सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के आगे वाले सिरे से जुड़ता है, राइट। अब देखो, इसके पीछे वाला सिरा अन्य प्रतिरोध के अगले सिरे से जुड़ता है। ऐसा क्रम कहलाता है श्रेणी क्रम। तो क्या लिखोगे? जब पहले प्रतिरोध के पिछले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के अगले सिरे से जोड़ा जाता है तथा दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरे को तीसरे प्रतिरोध के अगले सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त हुआ क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है, राइट। इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1, इसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस मान लिया R2, इसका रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध हमने मान लिया R3, वोल्टेज V1 V2 V3, राइट। मान लो ये फ्रिज है, ये कूलर है, ये AC है, 3 चीज़ें लगी हुई हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी से क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। कैसे जा रहा है? इस तरह से जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे होंगे? अपोजिट, राइट। यहाँ कुंजी लगा दी। अब देखो, ओम का नियम इसमें लगाओ तो R बराबर क्या होता है? V/I। तो यहाँ क्या हो जाएगा? R1 और यहाँ क्या हो जाएगा? V1। धारा का मान समान है, राइट। तो यहाँ से अगर V1 का मान निकालें तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, V1 = IR1, समीकरण 1 मान लो, इसमें लगा दो। R2 = क्या हो जाएगा? V/I2 ओम के नियम से। तो अगर यहाँ से V2 का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज़ इधर आ जाएगी, V2 = IR2 हो जाएगा, समीकरण 2 मान लो। ऐसे ही R3 यहाँ से ले लो तो V3/I हो जाएगा। V3 का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज़ इधर आ जाएगी, IR3 हो जाएगा। तो 3 इक्वेशन निकाल लिए। अब समझो हमें निकालना है परिणामी विभव। तो परिणामी विभव कैसे निकालोगे? V = V1 + V2 + V3। अब सबके मान उठा के रख दो, V1 V2 V3 के। तो देखो, V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। I कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। R = R1 + R2 + R3, उत्तर आ जाएगा, राइट। तो देखो, डायरेक्टली जुड़ते चली गए वैल्यू। इसीलिए कहते हैं कि श्रेणी क्रम में जो R का मान होता है वो मैक्सिमम प्राप्त होता है। अब समझते हैं समांतर क्रम को। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें दोस्तों क्या समान रहता है? वोल्टेज समान रहता है, राइट।
और इसमें आर का मान मिनिमम प्राप्त होता है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या होगा, 3 प्रतिरोध लिए और तीनों के आगे वाले टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया और पीछे वाले सिरों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्या लिखोगे, श्रेणी क्रम में समस्त प्रतिरोधों के अगले सिरों को एक साथ तथा पिछले सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है। अब हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें करंट जाने लगा। अब देखो करंट सब में अलग अलग गया, इसमें I1 गया, इसमें I2, इसमें I3। इसका प्रतिरोध R3, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R1। तो इसमें क्या चीज़ समान हो गई, वोल्टेज समान हो गया। तो देखो अगर हम इसमें ओम का नियम लगाएं तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V/I1। यहाँ से किसका मान निकाल लो, I1 का, तो R1 इधर आ जाएगा, I1 = V/R1। ऐसे ही I2 के लिए निकाल लो तो V/I2 हो जाएगा। अब I2 का मान इधर लाओ तो R2 इधर आ जाएगा, I2 = V/R2 हो जाएगा। ऐसे ही R3 = V/I3, I3 को इधर लाओ, R3 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब निकाल लो परिणामी विद्युत धारा। तो परिणामी विद्युत धारा दोस्तों क्या होगी, I = I1 + I2 + I3। अब जो ये मान आए थे R1, यहाँ से I1, I2, I3 के यहाँ रख दो उठा के, तो I की जगह क्या हो जाएगा, V/R, और I1 की जगह क्या हो जाएगा, V/R1, I2 की जगह क्या हो जाएगा, V/R2, I3 की जगह V/R3। V मिल जाएगा ऊपर कॉमन, तो कॉमन V से V कैंसिल, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये उत्तर आ जाएगा। अब समझते हैं वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो दोस्तों देखो, जैसे ये चालक तार है, कंडक्टर वायर है, इसको चार्ज करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा, राइट। तो इस चालक तार को आवेशित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो लिख लो इस परिभाषा को, क्या, किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। यही बात लिखिए, किसी चालक को आवेशित करने के लिए दी गई ऊर्जा, द एनर्जी गिवन आउट टू चार्ज अ कंडक्टर, राइट। तो क्या हो गया, विभव का फॉर्मूला क्या पड़ा था, V = W/Q। वहाँ से W का मान निकाल लो, VQ आ जाएगा। ये ऊर्जा है, ऊर्जा का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। अब देखो Q = क्या होता है, IT, तो Q की जगह क्या लिख दो, IT, तो आ जाएगा W = VIT जूल। अब हमें जिन टर्म में लाना है एक चीज़ को हटाते जाओ, तो R = V/I होता है, I = क्या हो जाएगा, V/R। तो I की जगह क्या लिख दो, V/R। तो यहाँ V से क्या हो गया, V², V क्या हो जाएगा, V², तो V²/R × T जूल, इतना आ जाएगा। अब ऐसे ही क्या करो, R = V/I, तो V = IR होता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अब की रख देंगे, यहाँ V की जगह क्या रख दोगे, IR। जब IR रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR × IT, तो I क्या हो जाएगा, I²RT जूल। तो ये सब अलग अलग टर्म के फॉर्मूले हैं, इनको आप बहुत ध्यान से समझो, आराम से निकालना सीख जाओगे। अब समझो, इसे ज़रूर याद कर लेना, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है। तो देखो, जो आपके घर में मान लो 1 किलोवाट का कनेक्शन है, तो उस 1 किलोवाट के विद्युत परिपथ द्वारा 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय की जा रही है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। तो वही बात लिखिए, क्या, 1 किलोवाट परिपथ द्वारा 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई आ 1 kg आउटपुट 1 kilowatt circuit in 1 hour, right? The energy consumed by a 1 kilowatt circuit in a 1 hour, right? अब देखो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट का मतलब 1000। अगर हम किलोवाट को वाट में बदलोगे तो 1000। अब यहाँ आवर है, आवर को सेकंड में बदलोगे तो कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड। जब अब ये आंसर काय में आएगा, जूल में, क्योंकि ये तो ऊर्जा है। अब इसको देखो, जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 घात कर दी, 36 हो गया। अब यहाँ अगर पॉइंट लगाओगे तो यहाँ घात बढ़ जाएगी, तो 3.6 × 10⁻6 जूल आ जाएगा, राइट। अब समझो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ध्यान से समझो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो देखो, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव से त्वरित करने पर उसके द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। वही बात मैंने लिख दी है, क्या,
किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव से त्वरित करने पर उस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा, द एनर्जी acquired by an electron when it is accelerated through a potential of 1 volt, right? अब देखो V इक्वल टू हो गया 1 वोल्ट, E इक्वल टू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V की जगह 1 रख देंगे जूल। अब इसकी गुणा करा दो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म हो जाता है, इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, राइट। अब देखो दोस्तों, करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, राइट। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, राइट, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब समझो कि हीट क्या होती है। ऊष्मा तो समझ में आ गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की तो तार हो गया गर्म, उसे ही हीट कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊर्जा का फार्मूला होता है उसी को 4.2 से डिवाइड करते चले जाओ, यूनिट चेंज हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। तो डब्ल्यू का फार्मूला क्या था, बी क्यू, तो वी क्यू लिख दो। क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, आई टी, तो आई टी लिख दो, फिर 4.2 कैलोरी रहेगा यूनिट। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, वी को, वी हटाओ तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे आई स्क्वायर कर लो तो ये हो गया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। अब देखो इसी को चेंज करना चाहो तो एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर 4.2 हो जाएगा। इसका मतलब है जूल का तापन नियम क्या कहता है। देखो दोस्तों, अगर आपने क्या किया, किसी चालक तार में धारा बढ़ाई तो उसकी गर्मी बढ़ेगी, मतलब वो और ज़्यादा गर्म होगा, राइट। या प्रतिरोध बढ़ाओगे तो भी उसकी हीट बढ़ जाएगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी चालक तार में आप क्या करोगे, 2 एम्पियर धारा बढ़ा दो तो हीट उसकी 4 गुना बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्क करना पड़ेगा ना, तुरंत वो वैल्यू 4 गुना बढ़ जाएगी। अब समझते हैं विद्युत सामर्थ्य यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या है। तो देखो दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, राइट। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, वाट। अब देखो 1 HP यानी हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो V तथा I के पदों में इन टर्म ऑफ I एंड V, तो देखो P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, क्यू डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, वी क्यू। क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, आई टी, क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू की जगह क्या लिख दोगे, आई टी। तो डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी हो गया, तो यहाँ लिख दो डब्ल्यू की जगह वी आई टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो पी इक्वल टू क्या आ गया, वी आई वाट, राइट। अब समझो वी और आर के पदों में इन टर्म ऑफ आर एंड वी, तो देखो पी इक्वल टू क्या था, वी आई। अब हम इसे चेंज कर देंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, तो आई की वैल्यू निकाल लो तो वी अपॉन आर हो जाएगा, तो आई की जगह लिख दो वी अपॉन आर। तो देखो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन ये आर, ऐसे लिख दिया, तो पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, वाट आ गया। इन आई तथा आर के पदों में यानी इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, तो पी इक्वल टू वी आई था, तो आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, तो यहाँ से वी का मान निकाल दो आई आर, तो वी की जगह लिख दो आई आर, तो पी इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। अब समझते हैं दोस्तों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यापारिक अनुप्रयोग यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे घरों में विद्युत बल्ब यूज़ होता है, प्रेस हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ों पे करने के लिए, राइट, हीटर यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, व्यवहारिक अनुप्रयोग ही हैं, राइट। जैसे कि एक बल्ब है, तो बल्ब में यहाँ पे क्या होता है, एक लाख लगी होती है, लाख में 2 टिप लगी होती है, राइट। यहाँ से करंट अंदर की ओर जाता है, जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करते तो यहाँ करंट चला जाता है। यहाँ क्या लगा होता है, एक तंतु लगा होता है, ये तंतु जो होता है टंगस्टन का होता है, इसका गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही इस फिलामेंट का टेम्परेचर कितना 1500 से
1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। तो ये क्या होने लगता है, चमकने लगता है, ब्राइट होने लगता है, साथ साथ में इसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, राइट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कोई भी वायु नहीं है, इसके अंदर की सारी वायु निकाल ली जाती है, यानी कांच का खोखला गोला होता है, इसके अंदर क्या है, निर्वात है, वैक्यूम है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात हमें समझनी पड़ेगी। अगर विद्युत बल्ब हमारा क्या है, इसमें एक दोष है कि अगर ये विद्युत बल्ब का टेम्परेचर 2100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा कि इसकी ये जो दीवार होती है, राइट, यहाँ पे यहाँ से जो एलिमेंट निकलता है वो जमा होने लगता है, राइट। जिसकी वजह से बल्ब क्या होता है, धुंधला हो जाता है, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है धुंधला होता चला जाता है, राइट। अब देखो अगर विद्युत बल्ब कम शक्तिशाली है तो इस कंडीशन का ले सकते हो, उसमें निर्वात होगा, राइट। अगर उच्च शक्ति का विद्युत बल्ब है तो क्या करोगे, उच्च शक्ति का है तो बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन भर लेते हैं इस बल्ब में, राइट। ये क्या करती है नाइट्रोजन और आर्गन, तो इसके अंदर जो ऑक्सीकरण हो रहा था ये उस ऑक्सीकरण को रोकने का काम करती है, साथ साथ में वाष्पीकरण इवेपोरेशन को भी होने से रोकती है, तो इस बल्ब की उम्र को बढ़ा देती है ये दो गैसें। अब कहोगे सर इसमें सस्ते वाले में काहे नहीं यूज़ किया, तो सस्ते में अगर यूज़ कर दोगी तो बल्ब तुरंत महंगा हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ बात लिखी है उसे बहुत ध्यान से समझो। जैसे किसी बल्ब पे लिखा है 100 वाट इंटू 230 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर इस बल्ब को 230 वाट पे जलाओगे, 230 वोल्ट पे जलाओगे तो शक्ति आपको जो मिलेगी वो कितने मिलेगी, 100 वाट। अगर ये वोल्टेज कम हुआ तो ये शक्ति कम हो जाएगी, जब शक्ति कम होगी तो ये बल्ब डिम जलने लगेगा, राइट, लाइट कम हो जाएगी। अब समझते हैं वैद्युत हीटर यानी इलेक्ट्रिक हीटर को। हीटर में क्या होता है, जो तार होता है वो नाइक्रोम का तार होता है, राइट। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही करंट फ्लो होता है उसमें हीट आ जाती है, राइट। चीनी मिट्टी का होता है। अब देखो चीनी मिट्टी के होने से फ़ायदा क्या है कि जो चीनी मिट्टी है वो क्या करती है, हीट को बाहर नहीं जाने देती। बाहर नहीं जाने देती है तो ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा गर्म होगा तो आज ज़्यादा मिलेगी। अब हीटर का तो काम ही इसलिए है कि भैया हम उससे गर्मी पैदा करना चाहते हैं। अब इसमें तार जो होता है वो बिल्कुल सीधा तार क्यों नहीं डाला जाता, तो सीधा तार डाला जाएगा तो हीट मिलेगी। अब देखो जैसे ही इसको कॉइल के फॉर्म में डालते हैं तो यहाँ से हीट निकली, अब बाहर अगर जाना चाहेगी तो इसमें चली जाएगी, तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, राइट। ये तार ज़्यादा गर्म होगा तो लाल हो जाएगा, हीट होगा तो हीट देगा। अब हम हीट के लिए तो हीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि हीटर में किस चीज़ का, कौन से तार का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक प्रेस की बात करें, इसमें भी नाइक्रोम का तार होता है, यूज़ करते हैं। नाइक्रोम के तार में 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है, राइट। इसकी आधार प्लेट यानी जो बेस प्लेट होती है जो हम कपड़ों पर चलाते हैं, राइट। आयरन उसमें क्या होता है, लोहा होता है। लोहे के ऊपर हम क्रोमियम की लेप कर देते हैं। क्यों करते हैं क्रोमियम की लेप, ये क्रोमियम जो है वो हीट को सोख लेता है, इसलिए ये बल्ब प्रेस जल्दी ठंडा नहीं होता, राइट। हीटिंग वायर यानी तापक तार का प्रयोग करते हैं, अच्छे से वायर का प्रयोग करते हैं। अगर आप यहाँ पतला तार ले आओगे तो पतले तार का क्या होगा, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, जल्दी पिघल जाएगा, राइट। अब ये जो नाइक्रोम का तार है वो अब्रक का बना होता है, राइट। और एस्बेस्टास की मदद से हम क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम विद्युत इस्त्री में एस्बेस्टास का भी यूज़ करते हैं, नाइक्रोम और अब्रक। ये जो नाइक्रोम का तार होता है इसको अब्रक पे क्या करते हैं, पहले जो अब्रक होता है उसमें लपेटते हैं, भर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। बंद करके क्या करते हैं, एस्बेस्टास से इसे लॉक कर देते हैं, राइट। फिर हैंडल वगैरह लगा देते हैं और प्रेस बन के क्या हो जाती है, तैयार। अब समझो कि भैया फ्यूज़ तार क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को घर में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। काहे का बना होता है, टिन प्लस तांबा प्लस टिन प्लस सीसा का बना होता है। इसका गलनांक क्या होता है, कम। अगर ज़्यादा तेज़ लाइट आई तो ये फ्यूज हो जाता है, ये बेकार हो जाता है, तो घर की बाकी चीज़ें फ्यूज होने से बच जाती हैं। तो इसे बचाना बहुत जरूरी, इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। इसे नहीं लगाया तो पूरे घर की लाइट फाइट क्या हो, कन्फ्यूज़ हो जाएगी, मतलब फ्यूज़ हो जाएगी। अगर हमें यूनिटों की संख्या निकालनी है तो यूनिट की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या,
वाट गुणे घंटा बटे 1000। अब P बराबर क्या होता है, वी आई, वी क्या है वोल्टेज, आई क्या है करंट, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर अपॉन 1000, राइट। तो दोस्तों ये वन शॉट विद्युत धारा का हुआ ख़त्म। अब इसके न्यूमेरिकल भी किसी न किसी लेक्चर में जल्द से जल्द करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर ढंग से समझ में आया होगा। जहाँ ना समझ में आए उसे बैक करके पूरा दोबारा देखना, और यदि आपको इससे फ़ायदा हुआ हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कितने % चैप्टर समझ में आया। जय हिंद दोस्तों।